हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक, जिसमें हम एलिमेंट्स की जो पीरियोडिसिटी है उनके अकॉर्डिंगली उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट इट। First question is among us the element with following electronic configuration, which one of them may have the highest ionization energy? इन चारों में से हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी होगी? अब सबसे पहली बात कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमारे पास रिक्वायर्ड होती है। ओके, अब जहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जहाँ से हम इलेक्ट्रॉन्स जो है इजीली बाहर निकाल पा रहे हैं, तो वहाँ पे कम एनर्जी देनी पड़ रही है। तो जहाँ से इजीली निकाल पा रहे हैं वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो पा रहा है वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब हम इसमें आप चारों में से देखिए, अब इसका जो हम आउटरमोस्ट आप यहाँ पे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वो 3p2 आ रही है। p के अंदर 2 है, जो हमारे पास p शेल है, p हमारे पास इस तरीके से p शेल। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर कितने हैं? 1 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे p शेल के अंदर कितने हमारे पास? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यहाँ पे p के अंदर हमारे पास कितने आ रहे हैं? 1 1 1, क्योंकि यहाँ पे 3 है। अब यहाँ की बात करेंगे, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है? इस तरीके से 1 1 1 आएगा p में, जो आउटरमोस्ट है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंगली। अब हमारे पास इन तीन, ध्यान से देखिए, इसमें 2 आ रहे हैं, यहाँ पे एक ही हाफ फील्ड है, यहाँ पे तीनों की तीनों हाफ फील्ड है, यहाँ पे तीनों की तीनों हाफ फील्ड है। तो हमारे पास अगर देखें ध्यान से, तो ये दोनों, क्योंकि इन दोनों के हमारे पास ये हमारे पास जो सब सेल्स हैं, ये हमारे पास जो p है वो क्या है? हाफ फील्ड है, कम्प्लीटली हाफ फील्ड है। कम्प्लीटली हाफ फील्ड होने का मतलब क्या है? ये दोनों क्या है? स्टेबल हैं। तो जो हमारे पास अगर स्टेबल हैं तो इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना अब ज़्यादा मुश्किल होगा। मतलब इन दोनों में आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर हम इनको कंपेयर करें तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये हमारे पास स्टेबल हैं। स्टेबल होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मुश्किल होगा। अब नेक्स्ट, ये तो हमारे पास आउट हो गए, हमारे पास ये 2 चीज़ें बची। अब इन दोनों में से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकालना दोनों में से सबसे ज़्यादा मुश्किल किस में से है? अब यहाँ पे आप इसको देखिए, ये है आपके पास नियोन 3s2 3p6। ये हमारे पास नियोन है, तो ये हमारे पास कौन से वाला एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज 10। तो 10 + 2 + 3 यानी कि हमारे पास ये हमारे पास शो कर रहा है फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। इसको 10 से ऐड करें तो 10 + 2 + 3, ये हमारे पास टोटल क्या हो गया? फॉस्फोरस का। ये हमारे पास फॉस्फोरस रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है। और जो हमारे पास ये वाला है, ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है आर्सेनिक, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 33। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे? हमने बोला था कि दोनों के दोनों स्टेबल है, दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी एज कम्पेयर टू दीज 2। अब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा हाई किसकी होगी? वो उसके लिए हम अभी साइज चेक करेंगे। तो ये हमारे पास, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारे फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम चेक करते हैं तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा आर्सेनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ द 33 कॉन्फ़िगरेशन, 33 एटॉमिक नंबर। अब आर्सेनिक और फॉस्फोरस में से बड़ा है हमारे पास आर्सेनिक, छोटा हमारे पास फॉस्फोरस है। अब कोई हमारे पास जो एलिमेंट है, एटम है, वो बहुत छोटा है, तो जितना छोटा होगा उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो बाइंडिंग होगी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जो अट्रैक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो फॉस्फोरस क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास होगा, तो मतलब वहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल
मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये हमारे पास बड़ा साइज़ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो निकालना ईजी होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ डी, इसके जो हमारे पास ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मतलब इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी ऑफ द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज इन द सीक्वेंस। ये हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है A B C एंड D। इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, हमारे पास ये थैलियम है, इंडियम है, गैलियम है, एल्यूमिनियम है। अब ये हमारे पास कौन से वाले ग्रुप में बिलोंग करते हैं, ये हमारा 13th ग्रुप आता है। 13th ग्रुप में हमारे पास क्या आ रहा है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, हमारे पास ये वाली चीज़ आ रहे हैं। इसमें से हमें कौन कौन से एलिमेंट इन्होंने पूछे हुए हैं जो इसमें दे रखे हैं, दैट इज़ एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये 4 है। इन चारों में इन्होंने हमें क्या पूछा है, स्टेबिलिटी ऑफ द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है कि इसमें हमारे पास क्या सीक्वेंस आएगा, इंक्रीजिंग में सीक्वेंस देना है। तो हमारे पास इसमें जो हमारे पास स्टेबिलिटी होती है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो हमारी इंक्रीज करेगी ऊपर से जब हम नीचे आएंगे, टॉप से बॉटम में जो हमारे पास स्टेबिलिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मतलब सबसे कम स्टेबिलिटी एल्यूमिनियम की होगी, उससे ज़्यादा गैलियम की, उससे ज़्यादा इंडियम की, उससे ज़्यादा थैलियम की। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है दैट ऑप्शन इज डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी टू फॉर्म द स्टेबल कंपाउंड। इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी है वो किसकी होगी, हैज़ टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए। तो अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये हमारे पास क्या है, हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो हमारे पास प्रोटॉन एफिनिटी होती है वो किस तरीके से डिक्रीज करती है, ये जैसे मान लिया हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन फैमिली की उससे कम होगी, और हैलोजन फैमिली की उससे भी ज़्यादा कम होगी। प्रोटॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन फैमिली। और नाइट्रोजन में से हमारे पास कौन सा कंपाउंड आ रहा है, दैट इज़ NH2। बाकी ये जो हमारे पास हैलोजन्स है इनकी भी कम होगी, और हमारे पास जो ये वाला लास्ट है इसकी भी हमारे पास कम होगी। सिर्फ हमारे पास कौन सी होगी, NH2। NH2 के बाद नंबर आता है ऑक्सीजन फैमिली में से जो भी आएगा, और सबसे लास्ट में नंबर आता है हैलोजन फैमिली में से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज़ द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन जो एनर्जी है इन चारों में से जो एंथैल्पी है वो किसकी सबसे ज़्यादा कम होगी, वो आपको देखना है। ठीक है, तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, कम होगी मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। अब अगर इन सबको देखिए हम, यहाँ पे P3 है, यहाँ के मतलब हमारे पास जो 3 है वो P के जो 3 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, तो तीनों की क्या है, हमारे पास फील्ड है, हाफ फील्ड है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2p6 आ रहा है। 2p6 मतलब ये हमारे पास क्या है, कम्प्लीटली फील्ड है। इस तरीके से करके यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी फील्ड है, यहाँ पे भी फील्ड है। अब ये भी हमारे पास, अच्छा हाँ, अब हमारे पास इन दोनों की बात होती है। ये हमारे पास क्या है, कम्प्लीटली फील्ड नहीं है, ये हमारे पास फील्ड है मतलब ये दोनों के बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, मतलब इनमें से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। मतलब यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे तो ज़्यादा होगी। तो ये तो हमारा आउट हो गया, बच्चे हमारे 2 वाले। इन दोनों में से हमारे पास क्या, ये जो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट नहीं है, जो लास्ट वाली शेल है दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल्ड। तो इनकी हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि स्टेबल नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होगा। मतलब थोड़ी सी एनर्जी भी देंगे तब भी ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, यानी कि इन दोनों की हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है।
अब दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, लेकिन इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा कम किसकी होगी। अब इनका साइज चेक कर लीजिए। ये हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 5 + 2 + 2 दैट इज़ 9। इसका 9 एटॉमिक नंबर है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर है 10, इसका है 9। ओके, तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर 10 आ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर 9 आ रहा है। तो अब यहाँ अगर हम आप साइज़ को चेक करेंगे तो इसका हमारे पास साइज़ क्या है, बड़ा है, और इसका साइज़ हमारे पास छोटा है। अब क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन दूर है तो मतलब अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बहुत कम होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ईजी होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है दैट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको साइज देखना है। इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको साइज दे रखा है। एलिमेंट्स कौन कौन से ले रखे हैं इन्होंने, Ca2 पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ar Cl नेगेटिव एंड S2 नेगेटिव। ये आपको इन्होंने यहाँ पे सीक्वेंस दे रखा है, सॉरी ये इन्होंने यहाँ पे एलिमेंट्स दे रखे हैं कि इन एलिमेंट्स को आपने इंक्रीजिंग साइज में अरेंज करके लिखना है। अब हमने कल वाले टॉपिक में भी किए थे, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। क्या है कि जो हमारे पास एनायन है, यानी कि जो हमारे पास नेगेटिव आयंस होंगे, X नेगेटिव, यहाँ पर जो हमारे पास एनायंस होंगे, इसके ऊपर जितना चार्ज इंक्रीज़ करेगा तो इसका साइज भी इंक्रीज़ करेगा। जितने ज़्यादा इसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करते रहेंगे, मतलब इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ करते रहेंगे, तो साइज भी इसमें बड़ा होता रहेगा। जब हम कैटाइन की बात करते हैं, ये इससे ऑपोजिट होगा, वाइस वर्सा होगा। कैटाइन के ऊपर अगर चार्ज इंक्रीज़ होते रहें, यानी कि चार्ज की ऐसे पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होता रहेगा, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो हमारे पास कैटाइन का साइज क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो एनाइन में चार्ज इंक्रीज़ करने से साइज इंक्रीज़ होता है, कैटायन में चार्ज इंक्रीज़ करने से साइज डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो नेगेटिव अगर ज़्यादा होगा तो साइज ज़्यादा होगा, अगर पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो साइज हमारे पास कम होगा। ठीक है, नेगेटिव ज़्यादा तो साइज ज़्यादा, पॉजिटिव ज़्यादा तो साइज़ कम होगा। तो हम पूछ रहे हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा साइज इसमें से कौन सा होगा, जिसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। सबसे नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, सल्फर के ऊपर है, तो इसका साइज हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा, S2- सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम किसका होगा, उसका जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, कैल्शियम के ऊपर है, तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, इसका साइज सबसे ज़्यादा कम होगा। ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है तो इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। तो ये साइज़ ज़्यादा है, ये साइज़ कम है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये हमारे पास क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है चारों के अंदर, इन चारों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप पता नहीं लगा सकते कि कौन से वाला छोटा है कौन से वाला बड़ा है, क्योंकि समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इक्वल हैं। आपको सिर्फ कैसे देखना है, आपको चार्ज के बेस पे ही देखना पड़ेगा कि नेगेटिव है, ज़्यादा नेगेटिव है तो साइज़ बड़ा होगा, ज़्यादा पॉजिटिव है तो साइज़ कम होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़े वाला, यहाँ पे देखिए इन तीन है, तीन में से सल्फर सबसे ज़्यादा दे रखा है, करेक्ट है। और सबसे छोटा हमने कौन सा वाला, कैल्शियम, और वो कहाँ आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास A और C दोनों में से कोई एक ऑप्शन ठीक हो सकता है। इन दोनों में कैल्शियम सबसे छोटा दे रखा है और हमारे पास सल्फर सबसे ज़्यादा बड़ा दे रखा है। लेकिन अगर इसको आगे देखिए हम, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव उससे कम पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और उसके बाद ये न्यूट्रल वाला, उसके बाद फिर लेस पॉजिटिव वाला। तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमारे पास ये वाला सही होगा। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, उससे कम पॉजिटिव, न्यूट्रल, फिर नेगेटिव, फिर उससे भी ज़्यादा नेगेटिव। तो ये हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग arrangement represent the correct order of the electron, give enthalpy with the negative sign of the given atomic species। यहाँ पे आपको ये एलिमेंट्स पूछे हुए हैं, इसमें इन्होंने करेक्ट ऑर्डर पूछा है फॉर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन, जो हमारे पास एंथैल्पी है, वो हमारी इंक्रीज़ करेगी लेफ़्ट से राइट तक। इसके जो हमारे पास सही ऑर्डर आएगा वो हमारे पास होगा ये वाला ऑर्डर। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो जो ऑक्सीजन है उसकी होती है -1.48,
सल्फ़र की होती है -2.0, फ्लोरीन की होती है -3.0 और क्लोरीन की होती है -3.8। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यू कैन चेक हियर। तो ये वाला ऑर्डर हमारा इंक्रीज होगा, तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास 4 है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इनमें से कौन शो करता है? अब इंपॉर्टेंट चीज, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या है? जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे नॉन बॉन्डेड। अब इसमें से अगर हम क्लोरीन को चेक करेंगे, इसके स्ट्रक्चर अगर हम चेक करते हैं तो क्लोरीन की 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट होगा, इसमें क्लोरीन में हमारे पास क्या है? ऑड नंबर ऑफ, यहाँ पे हमारे पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो जो ये वाला एलिमेंट होगा, ये हमारे पास क्या है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। बल्कि जो हमारे पास बाकी के हैं ए बी सी, अगर इनकी स्ट्रक्चर में देखोगे, इनके पास हमारे पास इवन नंबर ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे CO2 होगा, CO2 हमारे पास क्या होते हैं? C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर SO2 की बात करें तो हमारे पास ऐसा होगा, S के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक ये वाली चीज़ है, हमारे पास क्लोरीन डाइऑक्साइड है, जहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये वाला हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक रेडियाई आर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। कौन? आयनिक रेडियाई। अब हम आयनिक रेडियाई की बात करें अगर फॉर्मूले की, एज कंपेयर टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है? जो हमारे पास आयनिक रेडियाई होती है Rn, वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के Z के। तो यहाँ पास क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इनमें से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? A, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अमंग पोटाशियम, कैल्शियम, iron and zinc, the element which can form more than one binary compound with the chlorine is। क्लोरीन के साथ ये हमारे पास 4 हमारे पास एटम दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखे हैं। इनको अगर हम क्लोरीन के साथ अगर हम मान लो को कंपाउंड बनाते हैं, तो इसमें कौन से वाला है जो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है? तो इसमें से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा, दैट इज दिस द आयरन। ये हमारे पास क्या आता है? क्लोरीन के साथ 2 टाइप के कंपाउंड बनाता है। एक ये बनाएगा FeCl2 और दूसरा बनाता है FeCl3, क्योंकि इसकी हमारे पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एक होती है हमारे पास +2 और दूसरी होती है +3। ये हमारे पास करेक्ट है, दिस ऑप्शन। ठीक है, बाकी के हमारे पास सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, इसकी हमारे पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। ओके, जो क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना सकती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी वाली सही है? जो फर्स्ट है कि सिलिकॉन एग्जिबिट 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड। क्या ये सही है कि सिलिकॉन का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है? बी, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द F2 इज लेस देन द Cl2। F2 की बॉन्ड एनर्जी कम होगी देन द Cl2। सी ऑप्शन, Mn3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन द Mn2 इन द एक्वस स्टेट। मतलब Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है देन द Mn2 पॉजिटिव। क्या ये सही है? डी है, द एलिमेंट ऑफ द 15th ग्रुप शोज ओनली +3 एंड द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ये सही है?
इसको ध्यान से देखते हैं। जो सिलिकॉन है उसका उन्होंने बोला है कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्या सिलिकॉन के 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं? गलत, सिलिकॉन के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट सी की तरफ को चलते हैं। जो हमारे पास दे रखी Mn3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास ज़्यादा स्टेबल देन द Mn2 पॉजिटिव, ये भी हमारे पास गलत है। जो हमारे पास Mn2 पॉजिटिव है, इसके जो हमारे पास शेल्स, इसके जो हमारे पास जो डी ऑर्बिटल होगा वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा। इसका जो डी ऑर्बिटल है हमारे पास कम्प्लीटली फिल्ड होगा, इसका डी ऑर्बिटल हमारे पास कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होगा। तो ज़्यादा स्टेबल Mn2 पॉजिटिव है, ये वाला नहीं। तो Mn2 पॉजिटिव Mn3 पॉजिटिव से ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इन्होंने जो कहा वो भी गलत है। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स ऑफ द 15th ग्रुप शोज ओनली +3 एंड द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उन्होंने क्या बोला है कि कौन कौन सी वाली स्टेट दिखाता है? एक +3 दिखा रहा है, +5, कौन सी वाले 15th ग्रुप? ये भी आपके पास गलत है। जो 15th ग्रुप पे हमारे पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, -3, +3 एंड +5, ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, तो हमारे पास करेक्ट क्या है? बी। के हमारे पास जो F2 है उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी देन द Cl2। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आगे हम इसके बाद इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इसी टॉपिक पे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।